हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशरी 009। तो आज अपने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से आपने याद करना है, किस तरह से आपने इसको समझना है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अपने देख लेते हैं ताकि इस एक्ट को अच्छे तरीके से समझा जाए कि ये एक्ट क्यों बनाया गया, इसके ऑब्जेक्ट क्या थे और क्या कहानी चली जो हमें इस एक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो आपको ये पता है कि कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले अगर उसमें विक्टिम पार्टी अगर यूएसए है तो यूएसए पूरी सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ को दबाव डालना शुरू कर देता है कि ऐसे ऐसे लॉ बनाइए। तो हमें स्टोरी समझनी पड़ेगी जो कोलंबियन जो ड्रग माफिया था, जो पाब्लो एस्कोबर की कहानी जो तो कोलंबियन था वो 1970s के करीब उसने अपना सारा एम्पायर जो था वो यूएसए में भी इस्टेब्लिश कर लिया था। अब कोकीन का किंग कहा जाता था उसे। तो वो सारी जो कोकीन यूएसए में सप्लाई कर रहा था और बदले में प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा अक्वायर कर रहा था इलीगली। तो अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ये दौर रहा होगा 1975-76 का। इसके बाद उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग एक एक्ट बना रखा था 1930s में, लेकिन वो टैक्स अवेजन को रोकने के लिए बनाया हुआ था कि ब्लैक मनी जो थी, अगर कोई बंदा, ब्लैक मनी किसे कहते हैं? ब्लैक मनी उसे कहते हैं जिस मनी का आपने टैक्स नहीं पे किया। जिस मनी का आपने टैक्स नहीं पे किया उसे ब्लैक मनी कहेंगे, और वो ब्लैक मनी जिसके भी पास पाई गई वो जब्त कर ली जाएगी अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये 1930s में अमेरिका ने ऐसा लॉ बना रखा था। लेकिन ड्रग से रिलेटेड कोई मनी ऐसा इलीगल बनाता है, इससे रिलेटेड कोई ऐसा लॉ नहीं था। तो यूएसए ने सबसे पहले इसके ऊपर सबके ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि ये लॉ ऐसे बनने चाहिए। और करते करते कुछ ऐसा दौर आया, जैसे अगर देखोगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का अगर मतलब समझने की कोशिश करें तो लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि सफाई करने, मतलब जो चीज़ मैली हुई हुई है उसको साफ़ करना, मनी को साफ़ करना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी को साफ़ करना, ब्लैक को वाइट करना। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि ब्लैक मनी को वाइट करना। तो अगर आप इसका एक्ट का पूरा मतलब देखोगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हमें उस ब्लैक को वाइट करने से रोकना है, ये एक्ट है। तो अगर आप ड्रग्स से रिलेटेड या आप किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी बना रहे हो या पैसा बना रहे हो, अब जाहिर है कि उस प्रॉपर्टी को या उस जो मनी को आप वाइट करने की कोशिश करोगे, तो उस प्रक्रिया को ना किया जाए उसको रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया और वो प्रॉपर्टी, वो मनी आपकी अक्वायर कर ली जाती है। तो इसमें काफ़ी अथॉरिटीज़ का जिक्र है। अगर अब यूएसए को एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं कि जब ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई तो 1989 में G7 की एक मीटिंग हुई। G7 जो ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स था, जिसमें यूएसए पेरिस में हुई थी, और जिसमें यूएसए ने दबाव डाला कि ऐसा एक लॉ बनना चाहिए जो ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर रोक लगाई जा सके ताकि टेररिज्म को जो फाइनेंस की जाती हैं मनी और वो इलीगल एक्टिविटीज़ से बनाई जाती हैं, तो वो बैंकिंग को भी ऐसे नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए ताकि ऐसी जो ट्रांजैक्शन है उनको रोका जाए। और अगर ऐसी ट्रांजैक्शन होती है तो वो सेंट्रल एजेंसी जो कंसर्न स्टेट या इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन से बनी हुई उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन पहुँचे। तो ये चीज़ें हुई और काफ़ी डिक्लेरेशन इसमें लिए गए, और जिसको बेसल जो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल भी कहते हैं 1989 में जो आया था इसी में। और इसके बाद FATF भी बनाया गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसका बनाने का मतलब ये था कि ये ऐसी एक एजेंसी थी जो हर कंट्री के ऊपर अपनी निगाह नज़र रखेगी कि कोई कंट्री ऐसी तो नहीं है जो इलीगल एक्टिविटी से टेररिज्म की तरफ या नॉर्कोटिक ड्रग्स की तरफ अपना पैसा, मतलब उनको फिनांस करने की कोशिश कर रहा है। तो उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। तो उसके बाद उस कंट्री से अगर
उस कंट्री ने किसी वर्ल्ड बैंक या IMF या एशियन डेवलपमेंट किसी से भी अपना फंड वगैरह लेना है या लोन वगैरह लेना है, तो उसमें उसको प्रॉब्लम आ जाती है अगर FATF ने उसको ग्रे लिस्ट किया हुआ है। और उसका ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि आप एक ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हो जो एक्चुअल में नहीं करनी है। तो अपने उसके बाद अपने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो इंडिया में बनाया गया, इससे डील करते हैं। अब देखिए, जो अमेरिका ने गलती की है उससे सीख ली इंडिया ने। कैसे? हमने ये एक्ट ऐसा बनाया कि ये सारी चीज़ों के साथ डील करेगा। अगर इसका शेड्यूल देखोगे तो शेड्यूल में पार्ट A, B, C दिए गए हैं। पार्ट ए में 29 जो पैराग्राफ हैं, 29 तरह के आप क्राइम करोगे और उससे जो प्रॉपर्टी अक्वायर की जाएगी, जब उससे कोई भी मनी अक्वायर करते हो आप, वो सारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए या अटैचमेंट के लिए, सीज करने के लिए वो प्रॉपर्टी बन गई। अब ईडी के पास पावर है। ईडी कहाँ पे है? डिफाइन है सेक्शन 48 में। इसका डायरेक्टर, इसका असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जो है वो सारे डिफाइन है। तो जब भी उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा कोई क्राइम हुआ है, क्राइम से कोई प्रॉपर्टी बंदे ने एक्वायर की है या इलीगल तरीके से एक्वायर की है या पैसा इलीगल तरीके से एक्वायर किया है, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है। तो पार्ट ए में तो ये तरह के ऑफेंस दिए गए हैं। उसके बाद अगर देखोगे पार्ट बी में कस्टम एक्ट से रिगार्डिंग 132 जो कस्टम एक्ट का जो सेक्शन है उससे रिगार्डिंग है कि अगर कोई ऑफेंस करता है जो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर की वाला है, तो वो भी प्रॉपर्टी जो है या मनी इससे ऑब्टेन की है, तो वो भी इसी का पार्ट मानेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का। और सी वाला पार्ट ये कहता है कि अगर आप कोई पार्ट ए का ऑफेंस करते हो या चैप्टर 17 जो IPC का ऑफेंस करते हो या अदर कोई ऐसा ऑफेंस, ब्लैक मनी से रिलेटेड कोई ऑफेंस करते हो और उससे जो प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, वो पार्ट C का पार्ट रहेगी। और उसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट C तीनों में जो प्रॉपर्टी या मनी आप एक्वायर करोगे उसको हम शेड्यूल ऑफेंस की श्रेणी में रखेंगे। तो शेड्यूल ऑफेंस एक्चुअल में हो चुका है, उसकी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन का एक कारण बना और मनी लॉन्ड्रिंग में वो ऑफेंस है अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी आप लेते हो। तो ऑफेंस आप एक करते हो, शेड्यूल ऑफेंस जो पार्ट ए या पार्ट बी या पार्ट C में दिया गया है, लेकिन उससे जो प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम उसको बोल सकते हैं। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की अगर डेफिनेशन देखेंगे 2U में दी गई है, तो उसमें सीधी सीधी बात कही गई है कि एनी प्रॉपर्टी derived or obtained directly or indirectly by any person, और पर्सन टू S में डिफाइन है, उसमें काफ़ी है, पर्सन, फैमिली, सारा कुछ है उसमें, उसको आप देख सकते हो। एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल ऑफेंस। तो शेड्यूल ऑफेंस क्या है? वो शेड्यूल में डिफाइन है। तो अगर मान लो आपने कोई ऐसी किसी को ड्रग दी, NDPS में कोई ऑफेंस किया, उससे किसी ने पैसा वसूल किया, पैसा बनाया या प्रॉपर्टी बनाई, वो प्रॉपर्टी और जो मनी आपने बनाई है वो, क्योंकि आप उसको, वो ब्लैक है तो उसको वाइट करने की कोशिश करोगे, तो उसको हमने रोकना है। इसीलिए ईडी को पता अगर चलता है तो वो अटैच कर लेगी वो प्रॉपर्टी। अटैच कहाँ करेगी? सेक्शन 5 में। तो प्रोसीड ऑफ क्राइम मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका रिलेशन उस शेड्यूल ऑफेंस के साथ है। शेड्यूल ऑफेंस जो ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जो रिलेटिंग टू शेड्यूल ऑफेंस है, तो उसको आप अटैच करोगे। ये तो हो गया प्रोसीड ऑफ क्राइम। प्रोसीड ऑफ क्राइम बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने पढ़ना है अच्छे से, 2U में जो दिया गया। उसके बाद सेक्शन 3 देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअल में किसे कहते हैं, ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग का किसे कहते हैं। तो अगर आप देखोगे सेक्शन 3, तो उसमें क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दी गई है 2P में, तो 2P किस तरह से याद रखेंगे? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना हुआ है, तो ये पहले वाला जो P है वहाँ से सीधा सीधा उठा लेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन 2P में दी गई है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और सेक्शन 3 भी उसको डिफाइन करता है अच्छे से कि किस तरह से उसको मनी लॉन्ड्रिंग आप कह सकते हो। तो इसमें क्या है कि whoever attempt to indulge, 4 क्लॉज हैं इसके। अटेम्प्ट टू इंडल्ज
knowingly assist, knowingly is a party actually involved in, directly or indirectly। कैसे? इस किसी प्रोसेस के साथ और किसी एक्टिविटी के साथ जो कनेक्टेड है प्रोसीड ऑफ क्राइम के साथ। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इंक्लूडिंग, कंसील कर रहे हो, पोजेशन कर रहे हो, अक्वायर कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, और उस प्रॉपर्टी को आप प्रोजेक्ट या क्लेम कर रहे हो एज अ अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो हो गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग में बंदा अटेम्प्ट इंडल्ज करता है किसमें? उस प्रोसेस में जो कनेक्टेड है प्रोसीड ऑफ क्राइम से साथ। तो प्रोसीड ऑफ क्राइम ऐसी प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आपने शेड्यूल ऑफेंस से जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो शेड्यूल ऑफेंस से हुई है वहाँ से ऑब्टेन की है या वहाँ से अक्वायर की है, ड्राइव की है या ऑब्टेन की है। तो शेड्यूल ऑफेंस होना ज़रूरी है मनी लॉन्ड्रिंग में ऑफेंस होने के लिए। तो शेड्यूल ऑफेंस क्या? आईपीसी में कोई ऑफेंस हो जाए जो शेड्यूल में दिए गए पार्ट 1 में, या पार्ट बी में कोई ऑफेंस हो जाए, या पार्ट सी में कोई ऐसा ऑफेंस हो जाए। अगर वो ऑफेंस नहीं होता तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ऑफेंस नहीं होगा, नहीं मानते हम। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि शेड्यूल ऑफेंस होना चाहिए। एनडीपीएस में कोई ऐसा ऑफेंस होना चाहिए, आईपीसी में ऐसा कोई ऑफेंस होना है जो वहाँ पे डिफाइन है, जो वहाँ पे दिए गए, वो जो चार्ट दिया गया उसमें से कोई भी ऑफेंस हो जाए, हो गया। अब उसको आप कनेक्ट कर सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, सेक्शन 3 के साथ। तो अब अगर कनेक्ट हो गया तो उसके बाद आप अपनी प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। ईडी अपनी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेक्शन 48 का पार्ट। अब इसमें अथॉरिटीज़ जो दी गई हैं वो 4 तरह की अथॉरिटी की दी गई हैं पीएमएलए में। पहली अथॉरिटी जो है वो 48 में है, जिसमें डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर जो जो दिए गए हैं, जो बेसिकली सबसे पहले काम करेंगे। दूसरी अथॉरिटी जो दी गई है वो दी गई है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो सेक्शन 6 में दी गई है। जो आपने अटैचमेंट की है, जो आपने सीजर किया है, जो आपने सर्च की है, जो भी बंदे को अरेस्ट किया था उससे जो भी प्रॉपर्टी पाई गई उसको एडजुडिकेट, मतलब ये प्रॉपर्टी आगे अटैच करने योग्य है कोर्ट के लिए, या इसको रिलीज़ कर दिया जाए या आगे कन्फिस्केट कर दिया जाए, क्या किया जाए, वो एडजुडिकेशन अथॉरिटी डिसाइड करती है सेक्शन 8 में। अटैच प्रॉपर्टी या सर्च सीजर किया ईडी ने, 48 में जो अथॉरिटी दी गई है, ईडी करती है अपना काम, अटैचमेंट वगैरह वो सेक्शन 5 में करेगी, सेक्शन 16 में करेगी, 17 में करेगी, 18 में करेगी, 19 में करेगी। अगर ऐसा काम करती है तो वो सबसे पहले एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास लेके आएगी, लो जी जनाब हमने ले लिया। अटैचमेंट करते ही, सीजर करते ही, सर्च करते ही जो भी प्रॉपर्टी या मनी उसको पाएगी या रिकॉर्ड पाया गया उसको आउटराइटली पहले एडजुडिकेशन अथॉरिटी को इमीडिएटली बताएगी कि ये अपने सर्च में या ये सीज किया सारा मामला, ये अटैच किया। तो उसके बाद फर्दर विद इन 30 डेज, मान लो, क्योंकि रिटेन करने की पावर सिर्फ और सिर्फ ईडी के पास 180 डेज की है, 180 डेज तक वो प्रॉपर्टी अटैच करके रख सकती है। सर्च में जो प्रॉपर्टी पाई है, रिकॉर्ड पाया, जो सीजर हुआ, उसको 180 डेज तक ही रिटेन कर सकती है। आगे रिटेन करना है तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी डिसाइड करती है। लेकिन 180 डेज में आप रख सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली जो इन्फॉर्मेशन आप दोगे इमीडिएटली, दूसरी इन्फॉर्मेशन या दूसरा जो आपके पास जब वो एडजुडिकेट करेगी कि रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, वो विद इन 30 डेज उसके पास इन्फॉर्मेशन दोगे आप। विद इन 30 डेज पहली बात, अगर तो अटैच किए तो आप कंप्लेंट दोगे कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन के तहत ये प्रॉपर्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम की है, इसको आगे अटैच किया जाए। एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास आप ले जाओगे, और एडजुडिकेशन अथॉरिटी अगर इंडोर्स कर देती है तो वो 180 डेज के ऊपर तक भी 365 डेज तक वो अटैच हो जाएगी, सीज हो जाएगी, सीजर बना रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उस पार्टिकुलर क्राइम की जो है वो ऑफेंस की ट्रायल ना कंप्लीट हो जाए। तो अब आपको समझ आ गया कि एडजुडिकेशन अथॉरिटी क्या करती है, ईडिया करती है। तो 2 अथॉरिटी का मैंने बता दिया। तीसरी अथॉरिटी है इसमें एपेलेंट अथॉरिटी। तो एपेलेंट अथॉरिटी का काम है सिर्फ और सिर्फ अपील सुनना, इसके अलावा कुछ नहीं है।
जो सेक्शन 25 में दी गई है। तो अपेलेंट अथॉरिटी में एक्चुअल में यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, आपको बेसिकली फिनांस एक्ट का जो सेक्शन 12 है वो स्मगलिंग एंड फिनांस ऐसा कुछ एक्ट है, वो सेक्शन 12 से आउटराइटली वहाँ से अथॉरिटी इधर ले ली गई है। और वो क्योंकि चेयरमैन होगा, एक चेयरपर्सन होगा और उसके साथ 2-3 बंदे हो सकते हैं, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से अपॉइंट करेगी, और जो अदर मेंबर होंगे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर लेवल के बंदे हो सकते हैं। ऐसी कोई अथॉरिटी बना रखी है जो उस पर स्मगलिंग एक्ट जो सेक्शन 25 अगर देखोगे तो उसमें डिफाइन ऐसा। तो ये अपेलेंट अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करती है अपील्स को। एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने जो भी चीज़ डिसाइड की है, अगर उसने प्रॉपर्टी रिलीज कर दी है तो डायरेक्टर अपील करेगा कि नहीं जी आपने गलत किया, अटैच होनी चाहिए थी, रिलीज नहीं करनी थी, तो उसकी अपेलेंट अथॉरिटी के पास अपील करोगे। प्राइवेट पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी है जो उस ऑफेंस में इंडल्ज था, या जिसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया, अटैच कर लिया गया, या सीजर उसका बना लिया, या कुछ भी किया, उसकी अपील वो जो है इसमें कर सकता है। अब इसमें एक अथॉरिटी और जिक्र है जिसको रिपोर्टिंग एंटाइटी कहते हैं। अगर सेक्शन 11A, 12 और 12A पढ़ोगे तो उसमें ये है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनके भी कुछ ना कुछ एक ऑब्लिगेशन है जो उनको फॉलो करने हैं। 11A देखोगे, जैसे आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपकी वेरिफिकेशन कर रहा है, या जिसको वेरिफिकेशन करनी ज़रूरी है, वो एक्चुअल में सही वेरिफिकेशन करेगा, और उसको लगता है कि कोई बंदा गड़बड़ कर रहा है या इसमें कागज़ गलत दिए हैं या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है फाइनेंशियल, तो आउटराइटली वो ईडी को बताएगा। तो पहले अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से पहले कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी कि बंदे के अकाउंट अब तक तो ये लाख रुपए तक खेल रहा था, अब अचानक से इसके खाते में 2 करोड़ रुपया आ गया, तो पहले उसकी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को दी जाती थी। लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया, अब उसकी इन्फॉर्मेशन ईडी को दी जाती है। तो ईडी उसकी छानबीन करती है कि ये मनी जो इसके पास आई है ये एक्चुअल में सही है ये। तो 11A कुछ अथॉरिटीज़ की बात करता है, 12 सेक्शन रिपोर्टिंग एंटाइटी की बात करता है जो उनके बारे में बताता है कि आपने कुछ नियम है उनको फॉलो करना है, आपकी कुछ ऑब्लिगेशन है, ताकि ट्रांजैक्शन जो भी सस्पिशियस हो वो ईडी तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। या कोई भी ऐसा आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास जो लोगों के साथ लेन देन का काम कर रहा है, ये प्रॉपर्टी का, मनी का, या कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शनें हो रही हैं उनके रेख देख में, या वो इंटरमीडियरी है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईडी को देनी है। और अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देते या अपने ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल करते तो सेक्शन 13 में डायरेक्टर के पास पावर है कि वो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट सुने। कंप्लेंट प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, और कंप्लेंट अगर उसके पास पहुंचती है तो सेक्शन 13 में डायरेक्टर जो ईडी का वो प्रोसीडिंग चलाएगा कि भाई तुमने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया, और उनको फाइन तक कर सकता है 10,000 या 1 लाख रुपए तक। और अगर ऐसा कर देता तो उसके अगेंस्ट अपील एपेलेंट अथॉरिटी में जाती है। तो एपेलेंट अथॉरिटी में 2 तरह की अपील जाती है, एक एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने जो चीज़ डिसाइड की सेक्शन 8 में, उसकी अपील एपेलेंट अथॉरिटी में जाएगी। दूसरी जो रिपोर्टिंग एंटाइटी के अगेंस्ट जो ऑब्लिगेशन थे उन्होंने फुलफिल नहीं किए, जब किए और ईडी को लगा नहीं फुलफिल किए, उसके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑर्डर कर दिया तो उसकी अपील भी एपेलेंट अथॉरिटी में जाएगी। तो हमें 3 अथॉरिटी का पता चल गया, एक डायरेक्टर जो 48 में दिए गए, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जो भी अथॉरिटीज़ दी गई उसकी जो इन्वेस्टिगेशन विंग है सारा, और उसके बाद सेक्शन 6 एडजुडिकेशन अथॉरिटी, उसके बाद सेक्शन 25 एपेलेंट अथॉरिटी, उसके बाद आता है सेक्शन 43 स्पेशल कोर्ट्स। तो ये स्पेशल कोर्ट्स एक्चुअल में कोर्ट ऑफ सेशन होता है, ये सीधा सीधा कंप्लेंट सुनेगा। कंप्लेंट आप करोगे, ईडी इसमें कंप्लेनेंट बनता है, ईडी हो सकता है या कोई अदर अथॉरिटी हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसको ऑथोराइज कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो सारे कंप्लेनेंट बन सकते हैं। इस मनी लॉन्ड्रिंग में अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है वो कंप्लेनेंट बन के जाएंगे और स्पेशल कोर्ट में कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट करने के बाद वो जो स्पेशल कोर्ट है, तो स्पेशल कोर्ट के पास सारी पावर है,
सारी जो सीआरपीसी की सारी पावर है उसके पास। स्पेशल कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में फ़र्क होता है। कोर्ट ऑफ सेशन अगर मान लो कंप्लेंट केस सुन रहा है और मैजिस्ट्रेट 200 में उसके पास कंप्लेंट, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास ही करनी होगी आपको अगर कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस भी है, 200 में अगर आपके पास कंप्लेंट आई है बीइंग अ मैजिस्ट्रेट, तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस है तो आपको ऑन ओथ सारे विटनेसेस को जो है एग्जामिन करना पड़ेगा। तो अगर मैजिस्ट्रेट ट्राइबल केस है तो उसमें ऑप्शन रहती है कंप्लेनेंट की, उसने किसको ऑन ओथ एग्जामिन करवाना चाहता है। 5 उसने विटनेस बनाए जिसमें हो सकता है वो 2 को एग्जामिन करवाए, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस है तो कंप्लेनेंट की मर्जी नहीं चलेगी, ना कोर्ट की मर्जी चलेगी, मजिस्ट्रेट की। सारे के सारे विटनेस को ऑन ओथ एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। करवाने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी नहीं कर सकते मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल केस में। अगर आपके पास कैसी कंप्लेंट आती है तो उसमें क्या करोगे, आप सीधा कमिटल कर दोगे 209 में कंप्लाई करके 208 का। अगर आपने कर दिया है तो करने के बाद, क्योंकि 202 के बाद आप 204 में जाओगे, आप समनिंग करोगे उसको, अक्यूज को समनिंग करने के बाद उसको कॉपी सप्लाई करोगे 208 की, उसके बाद कमिटल करोगे 209 में। कमिटल हो गया कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी अब कोई पावर नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सके। लेकिन अगर वो स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल कोर्ट के पास मैजिस्ट्रेट वाली सारी पावर होती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के भी ऑर्डर कर सकता है। तो ये वाला स्पेशल कोर्ट है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर तरीके से करवा सकता है। तो ईडी ने कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट करने के बाद वो आगे जाके वो सारी चीज़ें करने के बाद चार्जशीट फाइल कर सकता है। तो चार्जशीट फाइल जब होगी, मान लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि शेड्यूल ऑफेंस होना जरूरी है पीएमएलए के लिए। तो शेड्यूल ऑफेंस क्या, एनडीपीएस में ऑफेंस होना चाहिए, आईपीसी में ऑफेंस होना चाहिए, ब्लैक मनी का कुछ ऑफेंस होना चाहिए, कस्टम एक्ट में कुछ, करप्शन का कुछ, जो वो मनी या प्रॉपर्टी होगी वो इधर वाली मनी लॉन्ड्रिंग का वो प्रॉपर्टी है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग के लिए वो प्रॉपर्टी है। तो वो उसको शेड्यूल ऑफेंस कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस मतलब सेक्शन 4 का ऑफेंस है, 3 का ऑफेंस है, 3 में डिफाइन है, 4 की उसकी सजा है। तो 4 के रिगार्डिंग ही स्पेशल कोर्ट बनी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कॉग्निजेंस सेक्शन 3 में लेगा और सेक्शन 4 में उसकी जो है वो स्पेशल कोर्ट है, वो उसके जो अगर उसको लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला ऑफेंस है तो उसकी प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। और जो प्रोसीडिंग करेगा, अगर मान लो शेड्यूल ऑफेंस भी किसी और कोर्ट में चल रहा है, वहाँ अगर चल रहा है, अगर यहाँ पे ईडी बनी है मान लो, या अदर ऑथोराइज्ड अथॉरिटी कंप्लेंट बनी है, अगर ये मान लो लगाती है ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन की, वो वाला ऑफेंस भी जनाब स्पेशल कोर्ट जो इस एक्ट में बनी है मनी लॉन्ड्रिंग में, आप ही सुनो तो ये सुन सकता है, वो वाला इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोनों केस ये सुनेगा, और इसको ज्वाइंट ट्रायल नहीं कहेंगे, इसको एक ही ट्रायल बोलेंगे। तो इसमें एक्ट में लिखा हुआ है, अगर आप सेक्शन 44 देखोगे तो 44 का ये पार्ट है, और 44 में आने के बाद सेक्शन जो है वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि प्रोसीडिंग किस तरह से चलेगी। अब आ जाओ एक बार सेक्शन 5 में, आपको पता चल गया कि सेक्शन 3 का ऑफेंस की सज़ा सेक्शन 4 में दी गई है। सेक्शन 4 में एक सज़ा दी गई है जो 7 साल तक हो सकती है, और जो 10 साल हो जाएगी अगर एनडीपीएस एक्ट का भी आपने ऑफेंस किया है। तो वो वाली मनी या प्रॉपर्टी है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में 10 साल तक आपकी सज़ा कर सकती है। तो सेक्शन 5 को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर आपको वो समझ आ गया तो आगे उसके आप चल सकते हो। सेक्शन 5 सीधी सीधी बात करता है कि डायरेक्टर ईडी का जो 48 में डिफाइन है, या कोई ऐसा डिप्टी डायरेक्टर जिसको ऑथोराइज कर रखा है डायरेक्टर ने, ये दोनों बंदे क्या करेंगे, इनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, मैंने बताया कि रिपोर्टिंग एंटाइटी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सेक्शन 11A में, 12A में, वो आपको बताएंगे, ईडी को बताएंगे, या अदरवाइज इनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। क्या रीज़न टू बिलीव, और वो ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल इन पोजेशन, ये वर्ड लिखा हुआ है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम कुछ हुआ है, ऐसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग किसी के पास पोजेशन है किसी प्रोसीड ऑफ क्राइम का, ऐसी प्रॉपर्टी का, या
ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है जो ईडी की जो सारी प्रोसीडिंग है उसको जो है ख़राब कर सकता है। तो उससे पहले पहले उस प्रॉपर्टी को अटैच करना है। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो वो ऑर्डर अटैच के कर सकता है, दूसरा हो सकता है वो ना करे। तो ना कब नहीं करेगा अटैचमेंट के ऑर्डर, जब, क्योंकि इसका प्रोवाइजो अगर फर्स्ट देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि शैल नॉट ऑर्डर अटैचमेंट। कब? जब उसको पता है कि उस ऑफेंस के रिगार्डिंग अभी चार्जशीट आनी बाकी है, शेड्यूल ऑफेंस के रिगार्डिंग, या उसको लगता है कि एक कंप्लेंट होनी बाकी है, कंप्लेंट अभी तक आई नहीं है उस शेड्यूल ऑफेंस के रिगार्डिंग, या तीसरा उसका कॉग्नियंस अभी मैजिस्ट्रेट ने नहीं लिया, या उस जो भी कंसर्न्ड जो ऑफेंस हुआ उसमें स्पेशल कोर्ट या मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्नियंस नहीं लिया है। इस ग्राउंड्स के ऊपर आप अटैचमेंट नहीं करोगे, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर भी अटैचमेंट कर सकते हो अगर डायरेक्टर या ऑथोराइज्ड जिसको जो कर रखा है डायरेक्टर ने, डिप्टी डायरेक्टर, ये दोनों को अगर लगता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग को, अगर मनी लॉन्ड्रिंग वाले एक्ट में हमने इसको अटैच नहीं किया तो ये प्रोसीडिंग सारी हमारी ख़राब हो सकती है। तो वो क्या करेगा? प्रोविजनली अटैच। वैसे तो सेक्शन 5 यही कहता है कि प्रोविजनली अटैक, प्रोविजनली सीजर, प्रोविजनली सर्च, सब कुछ प्रोविजनली करोगे आप, क्योंकि उसके बाद एडजुडिकेशन अथॉरिटी ही डिसाइड करती है कि आगे रहेगी अटैचमेंट, आगे रहेगा सर्च, आगे रहेगा सीजर, आगे रहेगी कन्फिस्केशन क्या नहीं रहेगी। आप तो टाइम बिंग कर रहे हो अटैचमेंट। ईडी सेक्शन 5 में सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट की बात है। आपने अटैचमेंट कर ली, अटैचमेंट करने के बाद मैंने बताया कि 180 डेज तक ही आप अटैचमेंट करके रख सकते हो। तो जब अटैचमेंट करोगे आउटराइटली आप उसकी कॉपी फॉरवर्ड करोगे सील्ड इनवेल्प में, किसको? एडजुडिकेशन अथॉरिटी को। तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी के पास चली गई, एक तो तरीका अटैचमेंट का हो गया। उसके बाद आपको लगता है कि कहीं पे प्रॉपर्टी पाई जा सकती है या कहीं पे कोई बंदा है उसको पकड़ना ज़रूरी है, तो सेक्शन 19 बना हुआ है, आप जाके अरेस्ट करोगे। आपको अरेस्ट करने के बाद उसको सर्च करोगे, जो प्रॉपर्टी मिलती है उसका सीजर करोगे। सेक्शन 16, 17, 18, 19 की पावर जो है आप इस्तेमाल करोगे। उसमें जो भी आप सीजर करोगे, जो भी आप प्रॉपर्टी या पैसा सीज करोगे या सर्च करोगे या फ्रीज करोगे, जो भी करोगे, वो सारा उसके बारे में भी आप सेक्शन 20 में बताओगे आउटराइटली कि हमने ये बंदे को अरेस्ट किया था। अरेस्ट किया तो सेक्शन 19 का ही वो पार्ट रहेगा। अगर आपने उसका आगे रिटेंशन कराना है तो सेक्शन 20 और 21 का पार्ट रहेगा कि आप और आगे सीजर को रखना चाहते हो, प्रॉपर्टी को रखना चाहते हो, रिकॉर्ड को रखना चाहते हो, तो सेक्शन 20 और 21 प्ले में आ जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 22 और 23। ये प्रिजम्पशन की बात करता है कि कुछ रिकॉर्ड अगर आपके पास पहला पाया गया तो उसके रिगार्डिंग आपकी प्रिजम्पशन रहेगी कि बंदे ने ऑफेंस किया है। जैसे अगर सेक्शन 23 देखोगे तो 23 ये कहता है कि अगर पहली ट्रांजैक्शन प्रूव हो गई है कि बंदे ने प्रोसीड ऑफ क्राइम की, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन से इसके पास प्रॉपर्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम आया है, तो उससे कनेक्टेड जो भी चीज़ें रहेंगी उसकी प्रिजम्पशन है कि वो आपने ऐसा ऑफेंस किया है, कनेक्टेड ऑफेंस किया है। तो उसके बाद सेक्शन 24 की बात आती है, तो 24 बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं, जो 101 की एक्सेप्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो एक्सेप्शन किस तरह से है? पहली बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्रोसिक्यूशन की है, उसने प्रूव करना है। जो अगर आप देखोगे तो सेक्शन 46 के आगे वाले जो सेक्शन है उसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी, इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी डिफाइन किया गया है, जो सारी प्रोसीडिंग करेगा। तो प्रोसीडिंग क्या करेगा कि इसमें जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग प्रोसीडिंग होगी स्पेशल कोर्ट में, वो सारी वो ही देखेगा। अगर सेक्शन 46 अपने एक बार देख लेते हैं, 46 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो 7 ईयर मिनिमम उसकी जो है एक्सपीरियंस होगा बीइंग अ एडवोकेट। तो उसके बाद और उसके पास एक स्पेशल नॉलेज होगी लॉ की।
जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन में काम करते हुए 7 साल उसका एक्सपीरियंस है, तो उसको आप अपॉइंट स्पेशल जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हो। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आपको ये तो पता चल गया है कि ये ऑफेंस बंदे ने किया है। अब 24 बर्डन पहली आपके ऊपर है 101 वाली इंडियन एविडेंस वाली प्रोसिक्यूशन के ऊपर। अगर आपने उसने सेटिस्फाई कर दी है, अब प्रजम्पशन क्रिएट हो गई, जैसे 105 की है, 106 की है इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो वो वाली प्रजम्पशन आउटराइटली यहाँ पे भी देखी जा सकती है। तो इसको अपने ये भी कह सकते हैं थ्योरी ऑफ रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो सेक्शन 6 में है, वो डिसाइड करेगी कि जो प्रॉपर्टी आपने अटैच कर रखी है या आपने सीजर या सीज किया था, जो उसको एडजुडिकेट करेगी और दोनों पार्टियों को समनिंग करेगी। समनिंग करते हुए ये देखेगी कि आपने ये प्रॉपर्टी अटैच करने लायक बनती है या नहीं बनती है, आगे इसको अटैच किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर कर दिया जाएगा और एपेलेंट अथॉरिटी में उसकी अपील चली जाएगी। उधर डायरेक्टर सेक्शन 13 में डिसाइड कर रहा है कि भाई साहब जो रिपोर्टिंग एंटिटी उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई ऑर्डर कर दिया, तो उसकी भी अपील एपेलेंट अथॉरिटी में कर सकते हो। और स्पेशल कोर्ट सारा इसका केस सुनेगा। केस सुनने के बाद वो डिसाइड करेगा कि क्या निकल के आता है एविडेंसेस में। और उसका जो आगे वाले पार्ट हैं वो थोड़े से आप देख सकते हो। अगर आप सेक्शन 45 देखोगे तो 45 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 45 ये कहता है कि जो भी इसमें ऑफेंस रहेंगे वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल रहेंगे, और इसमें अपील की बात कर रही है। और ये एक केस बेस्ड पे भी इसकी प्रोसीडिंग आप देख सकते हो। निकेश ताराचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये बोला गया था कि बेल की जो कंडीशन है, जो आउटराइटली आप 437 से उठाओगे, तो 437 के क्लॉज 3 में कंडीशन दी गई है, अगर कोई बंदा ऐसा ऑफेंस करता है जिसकी सज़ा डेथ है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, तो अगर ऐसा ऑफेंस में आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको बेल नहीं दी जाएगी। 437 सीधी सीधी बात करता है, फर्स्ट क्लॉज उसका ए क्लॉज देखोगे। और उसके साथ बी क्लॉज अगर देखोगे तो उसमें 2 कंडीशनें और बताई गई हैं। अगर आपने ऐसा ऑफेंस किया था जिसमें आपकी कन्विक्शन हो रखी है पहले, कौन से ऑफेंस में, जिसकी सज़ा डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या 7 ईयर से ऊपर तक का ऐसा ऑफेंस जिसमें आपकी कन्विक्शन हो रखी है, अब आपने फिर ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया, अब आपकी बेल नहीं होगी। और एक कंडीशन और कहता है वो, अगर आपने 2 बार कन्विक्ट हो रखे हो ऐसे ऑफेंस में जिसकी सज़ा 3 साल थी, 3 साल से ज़्यादा थी और 7 साल से कम थी, तो वहाँ पे भी आपको बेल नहीं मिलेगी। लेकिन उसके साथ एक प्रोवाइजो जोड़ दिया। प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर आप वोमेन हो या आपकी उम्र 16 साल से कम है, या तीसरा आपको कोई इन्फर्मिटी है या सिक हो गए हो, आप बीमार हो गए, इन्फर्मिटी मतलब मेंटल या फिजिकली कोई वीकनेस है आपको, तो आपको बेल दी जा सकती है कोर्ट को अगर लगता है तो, ये ग्राउंड्स के ऊपर। और उसके बाद अगर तो 7 साल से ऊपर वाले ऑफेंस है, 7 या 7 साल से ऊपर है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप मौका दोगे उस बेल को ऑब्जेक्शन क्रिएट करने के लिए, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइजो। और उसका अगर थर्ड क्लॉज देखोगे 437 का थर्ड क्लॉज, उसमें लिखा हुआ है कि अगर ऑफेंस 7 या 7 साल से ऊपर का है तो आप कंडीशन पक्का डालोगे। कौन सी, जो चैप्टर 6 में अगर आपने ऑफेंस किया आईपीसी के, चैप्टर 16 में किया है, चैप्टर 17 में किया है, तो कंडीशन क्या रहेगी, वो कंडीशन वहाँ पे डिफाइन है, वो आउटराइटली कंडीशन यहाँ पे भी आप लगाओगे। और इसके साथ 2 कंडीशनें और भी थी। अगर आप 2018 की अमेंडमेंट से पहले देखोगे, क्योंकि 2018 की अमेंडमेंट के बाद 45 सेक्शन अमेंड हुआ है, उसमें कई चीज़ें इसको जो है अरेज कर दी गई है। अगर 2018 की अमेंडमेंट से पहले देखोगे तो पार्ट ए में कोई ऐसा आप ऑफेंस करते हो और उस ऑफेंस में आपको इम्प्रिजनमेंट जिसकी सज़ा 3 या 3 साल से ऊपर की है पार्ट ए में, तो भाई साहब आपको यहाँ पे बेल नहीं मिलेगी। तो इसको चैलेंज किया गया निकेश ताराचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
कि ये जो कंडीशन आपने डाल दी एक वो 437 के अलावा, और जो कंडीशन इसके अगर देखोगे आगे वाले सेक्शनों में कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपोज करने की, और साथ में अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगता है कि ये गिल्टी नहीं है, मतलब आपने जो उसके अपोज के जो ग्राउंड आर्गूमेंट सुने, आपको लगता है कि गिल्टी नहीं है, तो आप उसको बेल दे दोगे। लेकिन इसके साथ जो अदर कंडीशन जो 437 में डाली गई, उसके साथ एक दो कंडीशन एक और डाल दी। तो इसको चैलेंज किया गया निकेश ताराचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। उस कंडीशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, और फिर इसमें अमेंडमेंट आएगी। अब जो है वो ऐसी वो कंडीशन अरेज हो गई है। तो अब 2 कंडीशन जो एडिशनल डाली गई थी उनको अरेज कर दिया गया। 45 आप उसके बाद सेक्शन दे सकते हो। ये आउटराइटली 437 CRPC के जैसे आपको लगेगा सेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ें हैं, और इसमें किसी भी अथॉरिटी को जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ईडी जैसे, या उससे नीचे वाले जो ऑफिसर जिसको ईडी ने डायरेक्टर ने ऑथराइज कर रखा है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है, तो वो उनके पास अरेस्ट करने की भी पावर है विदाउट वारंट, और जो 41 की जो पावर है वो सारी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो चैप्टर हैं आउटराइटली, जैसे इसकी कई जो आप देख सकते हो, इसकी डेफिनेशन क्लॉज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 2U 2S 2V स्पेशल कोड कहाँ डिफाइन है, मैंने बताया। प्रॉपर्टी कहाँ पे डिफाइन है, तो प्रॉपर्टी हमेशा चैप्टर 3 वाली को ही मानेंगे। अगर चैप्टर 3 में कोई ऐसा ऑर्डर इशू हुआ है, सॉरी अटैचमेंट किसको कहेंगे, अटैचमेंट उसी को कहेंगे जो चैप्टर 3 में ऐसा ऑर्डर इशू हुआ है और आपको प्रोहिबिट किया गया है कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, डिस्पोजिशन नहीं कर सकते, या आप मूवमेंट नहीं कर सकते, उसी को हम अटैचमेंट कहेंगे 2D में। तो 2D इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन क्लॉजेज है, हमने दूसरे जो लॉज से भी उठाई हैं, तो वो ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे अंदाजे से। आप करिए, सारी करिए, क्योंकि सारा एक्ट आपने करना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगती है इम्पोर्टेंट वो 2D है, और जैसे उसके साथ 2NA है, 2P है, 2Q है, 2RA है, 2RB है पेमेंट सिस्टम, 2RC जैसे ये, इसको आप देख सकते हो, 2S देख सकते हो, 2SB SC, 2Z 2WA 2Y, ये वाली 2V प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो इन सबको आपने अच्छे से देखना है। तो आपको मोटा मोटा सारा पता चल गया कि PMLA एक्चुअल में किस चीज़ की बात करता है, और इसमें सज़ा कितनी है वो आप देख लीजिए, और जो अथॉरिटी कितने तरह की डिफ़ाइन है और वो क्या क्या काम करती है वो देख लीजिए। अपील किस तरह से की जाती है, तो अपील डिसाइड करने का टाइम 6 मंथ है, 6 मंथ में आपने डिसाइड कर देनी है, और अपील करने का टाइम 45 डेज़ है। अगर तो आपने अपेलेंट अथॉरिटी के पास अपील करनी है तो 45 डेज़ के बाद में करनी है, और जिसको रीज़नेबल अगर आपके पास सफिशेंट कॉज है तो वो 45 डेज़ के बाद भी आपकी अपील सुन सकता है। और वो अपेलेंट अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया उसके रिगार्डिंग आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो, सेक्शन उसके 60 दिन के अंदर। तो अगर आप देखोगे हाई कोर्ट के पास आउटराइटली रिवीजन की पावर भी है, और उधर अगर देखोगे एडजुडिकेशन अथॉरिटी कोई मैटर डिसाइड कर रही है, उसके पास सेक्शन 35 में सिविल कोर्ट के रिगार्डिंग सारी पावर है। वो अपना ऑर्डर को रिव्यू भी कर सकती है, ऑन ऑथ एग्जामिनेशन भी कर सकती है, समनिंग कर सकती है किसी को भी, चाहे कमीशन भेज सकती है किसी को एग्जामिन करने के लिए। तो वो सारी 35 में चीज़ें डिफाइन हैं। और जो अपेलेंट अथॉरिटी है वो बेंच भी इसका हो सकता है। तो बेंच के पास काम भेजना नहीं भेजना वो चेयरपर्सन जो है वो देखता है, और मेजॉरिटी से चीज़ जो है वो चीज़ें देखी जाती है, मेजॉरिटी से डिसीजन आता है इसमें। और इधर जो स्पेशल कोर्ट की अपील है वो तो आपको पता ही है, वो चैप्टर 29 और 30 से सारी चीज़ें निकलेंगी CRPC में। अपील आउटराइटली कोर्ट ऑफ सेशन की हाई कोर्ट में जाती है, और रिवीज़न की पावर भी हाई कोर्ट जो और स्पेशल कोर्ट है दोनों एक्साइज कर सकते हैं, और 397 में। तो इस तरह से आप चीज़ें देख सकते हो। और उसके बाद जो अथॉरिटी ईडी की या ईडी खुद
किसी की मान लो सर्च करता है, अरेस्ट करता है और ये पाया जाता है कि उसने गलत किया था, तो उसके लिए सेक्शन 62, 63 बनाए गए हैं, जिसकी एक आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी। सैंक्शन लेने के बाद उसके रिगार्डिंग आप उसके अगेंस्ट आप प्रोसीडिंग चला सकते हो। तो जो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करके रखी जाती है, जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी करके रखती है, या कन्फिस्केशन जो कन्फिस्केशन के रिगार्डिंग, जहाँ प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के रिगार्डिंग, सीजर के रिगार्डिंग जो ऑर्डर जितने भी किए जाते हैं वो सेक्शन 8 में किए जाते हैं। क्योंकि लास्ट ऑर्डर जो होता है वो कन्फिस्केट का मतलब अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है प्रॉपर्टी, अब तुम्हारी नहीं रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी इस प्रॉपर्टी का क्या करना क्या नहीं करना। तो वो सेक्शन 8 में है। और अगर उसके साथ अगर देख सकते हो सेक्शन 8 को अगर देखने की कोशिश करें तो उसमें सेक्शन 8 के क्लॉज 5, सेक्शन 8 के क्लॉज 7 और सेक्शन 58 का क्लॉज बी, 58B बड़ा बी, और सेक्शन 62A वहाँ पे भी है। तो इस तरह से आप कन्फिस्केट को देख सकते हो। और सेक्शन 8 में वो एडजुडिकेशन करता है, एडजुडिकेशन अथॉरिटी। और इसके बाद ये अगर आप इसको स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करोगे PMLA को, तो इतना मुश्किल नहीं है। बस इसको स्टोरी बना लेनी है। इसकी स्टोरी बनाने के बाद कौन सी अथॉरिटी क्या देख रही है, कौन सी अथॉरिटी किस तरह से देखेगी, और उनका आपस में कोरिलेशन किस तरह से है, अपील कहाँ जा रही है, कितने दिन में जा रही है, और कौन सी अथॉरिटी क्या पावर एक्सरसाइज कर रही है। अगर आपको ये सेक्शनों के साथ अगर आपने कोरिलेट करके देख लिया तो बड़ा आसान एक्ट लगेगा आपको। और आपको मैंने इसकी हिस्ट्री तो बता दी है कि क्यों आया था एक्ट। तो जो अमेरिका ने गलती की थी कि वो टैक्स वाला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो बना रखा था कि टैक्स ब्लैक मनी जो होगी वो आप सीज कर सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, शुरू में बनाया था। लेकिन हमने जब शुरू में बनाया तो हमने सारी चीज़ों को इसके साथ डील कर लिया कि कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी जो ऑफेंस दिए गए हैं शेड्यूल में, वो सब प्रॉपर्टी या मनी जो है कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम मान लेंगे इस एक्ट में और प्रोसीडिंग चला सकते हैं। तो इस तरह से अब इसके जो चैप्टर हैं, चैप्टर को याद करने का मैं थोड़ा सा तरीका आपको बता देता हूँ कि चैप्टर जैसे इसके 10 चैप्टर हैं, तो 10 के 10 ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC का पता नहीं है आपको किस तरह से कैसा क्वेश्चन पूछ ले। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी से बात करता है, तो चैप्टर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें मैंने बताया कि चैप्टर 3 में अटैचमेंट, एडजुडिकेशन और कन्फिस्केशन है, तो वो आप 2D के साथ अटैच करके देख सकते हो। और चैप्टर 4 अगर देखोगे तो बैंकिंग से रिलेटेड बात करेगा। तो बैंक 4 वर्ड है, BANK, बैंक मतलब जहाँ बैंक आ गया चैप्टर 4 है। उसके बाद चैप्टर 5 अगर देखोगे तो वो समनिंग, सर्च और सीजर की बात करेगा। तो आगे वाला S आ रहा है तो ये चैप्टर 5 है, S5 मतलब 5 चैप्टर है। उसके बाद एपेलेंट ट्रिब्यूनल वो चैप्टर 6 है। तो अगर अपील के वर्ड देखोगे APPEAL तो ये 6 बनते हैं, तो अपील 6 बनते हैं, तो ये 6th चैप्टर है, एपेलेंट ट्रिब्यूनल 6th चैप्टर में। उसके बाद आ जाओ 7th चैप्टर, स्पेशल कोर्ट्स। तो स्पेशल अगर गिनोगे SPECIAL ये 7 बनता है। तो 7 चैप्टर इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ये 7 चैप्टर है। उसके बाद 8th चैप्टर अथॉरिटीज़ की बात करता है। तो डायरेक्टर ED के होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, डिप्टी डायरेक्टर होंगे, जब भी सारे मिलेंगे तो वो ठा करेंगे, इस तरह से याद कर सकते हो। तो ठा मतलब 8। तो 8th चैप्टर में ED और वो डायरेक्टर, वो सारी चीज़ें आप चैप्टर उससे डील करता है। और उसकी जो सेक्शन 50 की जो पावर है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छे से देखने, वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उस सारी को जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं उनको आप कोरिलेट करके देख सकते हो। उसके बाद चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 काफ़ी लंबा उसकी चीज़ है, जिसमें असिस्टेंट जो है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की बात करता है कि बाहर वाली जो कंट्रीज़ है उसके साथ जो अपना तालमेल बैठेगा, उसमें चैप्टर 9 से रिगार्डिंग आप डील कर सकते हो। चैप्टर 10 वो सीधा मिसलिनियस की बात करता है और एक शेड्यूल है इसका। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग आने के बाद ही उधर CRPC का सेक्शन 166A एंड 166B प्ले में आया, उसको डाला गया, इंसर्ट किया गया।
क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन, वो 166A जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है वो कोऑर्डिनेशन की बात करेगा। तो प्रोसीड, मान लो ऑफेंस आप बंदा बाहर कर रहा है और प्रॉपर्टी सारी वो बाहर जमा कर रहा है, ऑफेंस यहाँ पर कर रहा है। आपने देखा होगा कि कई लीडर जहाँ जो पोलिटिकल हैं, जहाँ जो भी आप देख सकते हो जिनकी ब्लैक मनी काफ़ी बैंकों में जमा है, तो उनको उनके रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि वो ब्लैक मनी को वाइट में चेंज करने की कोशिश करेंगे, उनको प्रिवेंट करने के लिए ईडी उनके ऊपर छापेमारी कर सकती है। तो कर सकती है, तो वहाँ पे बाहर जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है इस एक्ट के आने के बाद आया था। तो एक्ट के आने, जब ये 2002 में एक्ट आया तो वहाँ पे 2005 में है शायद, उसको जो है 166A और 166B डाला गया। तो वहाँ से आप इसको अटैच कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आने के बाद। अगर ये आप इसको अच्छे से करते हो तो आप इसको सारी चीज़ों को कनेक्ट अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो 166 को मैं एक बार देखने लगा हूँ, जो 1990 में आया। तो 1990 में आने का कारण क्या था? मैंने बताया कि 1989 में अमेरिका ने फोर्स डाला था कि ये सारी चीज़ें करो, और उसके बाद 1989 और 1999 में 1990 में बैंकिंग के रिगार्डिंग एक जो डिक्लेरेशन है वो अडॉप्ट किया गया, जिसमें जो यूएनओ पे दबाव दबाना शुरू कर दिया था 90 में। अब देखिए सीरीज़ में हुई चीज़ें। 89 में G7 हो गया और FATF फोर्स बना दी, और उसके बाद 1990 में यूएनओ के ऊपर दबाव डाल के ये कह दिया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ध्यान रखेंगे और ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे। और उसके बाद अब 90 तक आ गया, तो इधर 1993 में पाब्लो एस्कोबर की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद अब देखिए सारी चीज़ें बस्ते में पड़ गई। उसके बाद 1998 में जाके एक यूएनओ का ड्रग से रिलेटेड एक जो है वो कन्वेंशन की गई आई, और उसमें पार्टी इंडिया भी बना। अब देखिए 8 साल लग गए। तो आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हो कि किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा, और उसके बाद ही चीज़ें पड़ी। अब 1990 में बैंकिंग से रिलेटेड था ट्रांजैक्शनें, क्योंकि ट्रांजैक्शनें सारी हो रही थी, तभी ही 166A और 166B डाला। तो उसको आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका हो चुका है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो मेरा इंस्टाग्राम में जो मैंने पेज बना रखा है जुडिशरी 009, आप उस पर भी टेक्स्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है, इधर यूट्यूब चैनल पे भी आप डाल सकते हो। यूट्यूब चैनल आप मेरा देखते रहिए। अगर आपको अच्छा कंटेंट इसका अच्छा लगता था, दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी ये क्लास देखी या मेरा लेक्चर सुना, और आगे मैं IT एक्ट का भी डालने वाला हूँ जल्दी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।